Hello, my dear students. Welcome to the Krishna classroom. This is Shivani Krishna. Today, I will explain the chapter of class 11th, The Landscape of the Soul. Okay. ये जो स्टोरी है डिफरेंट स्टोरियों का कलेक्शन है इसमें जो नेथले ट्रॉवेरी ने एक्सप्लेन किया है. ओके, तो आई विल स्टार्टेड दिस चैप्टर. A wonderful old tale is told about the painter Wu Daozi. Okay, Wu Daoji, who lived in the 8th century, his last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor Zhuozhou. To decorate a palace wall, the master had hidden work behind a screen, so only the emperor would see it. For a long while, the emperor admired the wonderful scene, discovering forest, high mountains, waterfall, clouds floating in an immense sky, men on hilly paths, birds of flight. Okay, and look, Cher, said the painter, in this cave, at the foot of the mountain, dwells a spirit. The painter clapped his hands, and the entrance to the cave opened. The inside is splendid beyond anything words can convey. Please let me show your majesty the way. The painter entered the cave, but the entrance closed behind him. And before the astonished emperor could move or utter a word, the painting had vanished from the wall. Not a trace of Wu Daoji brush was left, and the artist was never seen again in this world. वो कहते हैं कि जो आर्टिस्ट है यू दाओजी, उनके बारे में एक स्ट्रेंज, एक बहुत पुरानी स्टोरी कही जाती है जो 18th सेंचुरी में था. उनका लास्ट चित्र एक अर्थ पर, एक भूमि पर, एक भूमि का दृश्य था जो उसे तंग सम्राट, तंग एम्परर जुआजोंग ने बनाने के लिए दिया था, राइट, जिसमें पैलेस की एक वॉल को डेकोरेट था, जो जिससे महल की जो एक पैलेस की जो एक वॉल थी वो डेकोरेट था. उसमें आर्टिस्ट एक कर्टन के पीछे हाइड हो जाता है, छुप जाता है, इसलिए एम्परर ने ही उस चित्र को देखा. ओके, तो लॉन्ग टाइम तक एम्परर ने उसे एक अद्भुत पिक्चर की, उसकी एडमायर किया, प्रशंसा की, जिसमें फॉरेस्ट और माउंटेन्स, झरने और ह्यूज स्काई में तैरते हुए क्लाउड्स एंड जो माउंटेन रास्ते होते हैं पर जो पर्सन्स होते हैं और जो उड़ते हुए बर्ड्स होते हैं दिखाए गए थे उस पिक्चर में. आर्टिस्ट ने कहा, श्रीमान जी, मिस्टर मैजेस्टी, इस केव की तरफ देखो जो माउंटेन की किसमें है, वैली में है, जो माउंटेन के वैली बॉटम में है. यहाँ एक सोल रहती है. चित्रकार ने, आर्टिस्ट ने अपने हाथों से क्लैपिंग किया और केव का जो मेन गेट था वो ओपन हो गया. ओके, द पेंटर क्लैप्ड his hands and the entrance to cave opened. Okay, तो जब वो गेट ओपन हो गया, जो अंदर का जो इनसाइड का जो दृश्य था, जो सीन था, वो इतना स्प्लेंडेड था, इतना शानदार था कि उसे हम लोग वो कहते हैं कि वर्ड्स में कन्वे नहीं कर सकते उसको. वो इतना सुंदर था, इतना स्प्लेंडेड था. वो कहते हैं, प्लीज लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे. मैजेस्टी, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ, मुझे आप रास्ता दिखाने दो. तो जो आर्टिस्ट होता है उसने जैसे ही केव में एंटर किया, बट उसके एंटर करते ही जो डोर था वो अपने आप क्लोज्ड हो गया और जो सम्राट था वो हैरान रह गया
एक भी शब्द बोलने से पहले ही जो वॉल पर जो चित्र था वो डिसअपेयर हो गया, दिखाई देना लुप्त हो गया वो। तो बू दाओ जी की ब्रश का कोई भी वहां पर मार्क नहीं बचा और वह कलाकार फिर से संसार में कभी भी देखा नहीं गया। ठीक है, ये एक स्टोरी तो एक ये कंप्लीट हो गई भी एक। हाँ, अब इसमें स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट हम। Such stories played an important part in China's classical education. The book of Confucius and the book of Confucius and Zhuangzi की जो books थी are full of them. They had the master to guide. They had the master of guide to guide his disciple in the right direction. Beyond the anecdote, they are deeply revealing of the spirit in which art was considered. Contrast this story or another famous one about a painter who would not throw the eye of a dragon he had painted for fear it would fly out of the painting. With an old story from my native Flanders that I find most representative of Western painting. वो कहते हैं इस तरह की जो स्टोरीज थी उसे में वो एंशिएंट चीनी एजुकेशन में उसमें इम्पोर्टेंट उनका पार्ट था। इस तरह की जो स्टोरीज में से कन्फ्यूशियस और जुंगाजी की जो बुक्स थी वो भरी पड़ी थी। वे जो डिसिपल और जो गुरु को सही दिशा में, सही डायरेक्शन में उनको किसमें मार्गदर्शन करने में उनकी हेल्प करती थी। जो स्टोरी से हटकर वे किसका कला की जो इंस्पिरेशन होती है उसको व्यक्त करते थे। इस कहानी की तुलना करें तो यह एक दूसरी सेकंड फेमस स्टोरी की जो एक ऐसे आर्टिस्ट के बारे में है जिसने अपने द्वारा चित्रित ड्रैगन की आंख बनाने से मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, क्योंकि उसे डर था, उसे फियर था कि वह चित्र में से बाहर आकर उड़ जाएगी। मेरे देश के फ्लैंडर्स की एक कहानी, पुरानी कहानी को मैं वेस्टर्न का प्रतीक मानता हूँ, वेस्टर्न पेंटिंग का रिप्रेजेंटेटिव मानता हूँ। ओके, In 15th century, Antwerp, a master blacksmith called Quentin Matsys fell in love with a painter's daughter. ये अब आपकी यहाँ थर्ड स्टोरी स्टार्ट हुई, जो उनकी बुक से डिफरेंट स्टोरीज को कलेक्शन दिया गया उनकी बुक से, राइट। उसमें था कि the father would not accept a son-in-law in such a profession. So Quentin sneaked into a painter's studio and painted a fly on his latest panel with such delicate realism that the master tried to sweat it and away from before he realized what had happened. Quentin was immediately admitted as an apprentice into his studio. He married his beloved and went on to become one of the most famous painters of his age. These two stories illustrate what each form of art is trying to achieve: a perfect illusionistic likeness in Europe, the essence of inner life and spirit in Asia. एंटवर्प में क्विंटन मैसेस नाम का एक बहुत कहते हैं उत्कृष्ट कह दें एक ब्लैक स्मिथ था, जो 15th सेंचुरी में एक जो आर्टिस्ट होते हैं, पेंटर होते हैं, उनकी बेटी से वो लव करने लगा। बट जो उनके फादर थे वो ऐसा सन इन लॉ नहीं चाहते थे, वो इस प्रोफेशन को लाइक नहीं करते थे। सो इसलिए क्विंटन ने बिल्कुल साइलेंटली वो एक दिन उनके पेंटर स्टूडियो में गया और उसने क्या किया, जो उन्होंने पेंटिंग बनाई थी उस पर एक इसको बी को बैठा दिया, मक्खी बना दी उस पर, और इतनी छोटी यथार्थ से कि जो कलाकार उसे मारने की कोशिश करने के बाद जान गया कि ये क्या हुआ था। इतना उसने नेचुरल बनाया था उसको कि वो उसको बिल्कुल लाइव लगे। ओके, क्विंटन को अपने स्टूडियो में बुलाकर उन्होंने उसको शागिर्द बना लिया, अपना गुरु बना लिया,
भाई उसने उस मक्खी को उस पर इस तरीके से पेंट किया कि वो रियल लग रही थी उनको, तो इसलिए उन्होंने जो पेंटर थे उन्होंने उसको बुलाकर अपने स्टूडियो में अपना शागिर्द बना लिया उसको। और क्विंटन की शादी मैरिज अपनी प्रेमिका से हो गई जिससे वो प्यार करता था, लव करता था, उससे शादी हो गई और बाद में वह अपने टाइम का एक बहुत फेमस आर्टिस्ट बन गया। यह दोनों स्टोरीज दिखती हैं कि एवरी कला में, आर्टिस्ट में ये अपना एम प्राप्त करना चाहती है। तो दोनों स्टोरी से ये पता चला कि उनका दोनों का कुछ ना कुछ एम था और वो यूरोप में परिपूर्ण जो कहते हैं ना मायावी दृश्य होते हैं जो एशिया में आंतरिक जीवन का आत्मा का सार होते हैं। इन स्टोरीज से मतलब कि इन स्टोरीज को सुनकर वहाँ के लोग मानते हैं कि हाँ ये रियलिस्टिक स्टोरीज हैं। देन नेक्स्ट में in the Chinese story, the emperor commissions a painting and appreciates its outer appreciation, but the artist reveals to him the true meaning of his work. The emperor may rule over the territory he has conquered, but only the artist knows the way within. Let me show the way, the Tao, a word that means both of the path or the method and the mysterious work of the universe. Okay, and the painting is gone, but the artist has reached his goal beyond any material appearances. Okay, appearance. कहते हैं कि चीनी की जो स्टोरीज में जो एम्परर चित्रकारी करवाता था उसके बाहरी जो दिखावा होता है उसके एडमायर करता था, बट जो आर्टिस्ट उसे अपनी ड्राइंग पेंटिंग का सही अर्थ दिखाता है तो एम्परर उस एरिया पर अपना क्या करता राज्य कर सकता है जिस पर उसने क्या किया हो, उसने विजय प्राप्त की हो। तो लेकिन केवल एक कलाकार ही अंदर के रास्ते को जानता है। जाओ मुझे रास्ता दिखाने की आज्ञा दो। इस शब्द का तात्पर्य है पूरे यूनिवर्स को रास्ता और मेथड, किसकी मिस्ट्रियस कृतियां जो हैं, जो मिस्ट्रियस ड्राइंग्स हैं, जो मिस्ट्रियस पेंटिंग्स हैं, उनको दिखाने से है। चित्रकारी जो है वो गायब हो जाती है बट कलाकार अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। जो कहते हैं ना जो अपने उस पर पहुंच जाता है, जो भौतिक अपीयरेंसेस होते हैं उससे वो अलग होते हैं, परे होते हैं। ओके, so a classical Chinese landscape is not meant to reproduce an actual view, as would a Western figurative painting, whereas the European painter wants you to borrow his eyes and look at a particular landscape exactly as he saw it, from a specific angle. The Chinese painter does not choose a single viewpoint. His landscape is not a real one, and you can enter it from any point. Then travel in it. The artist creates a path. We create करते path को for your eyes to travel up and down. Okay, and then back again in a loosely movement. This is even more true in the case of horizontal scroll, in which the action of slowly opening one action of the painting, then rolling it up to move on the other, adds a dimension of time which is unknown in any other form of painting. It also requires the active participation of the viewer who decides at what pace he will travel through the painting. A participation which is physical as well as mental. The Chinese painter does not want you to borrow, okay, and his eyes. He wants you to enter his mind. The landscape is an inner one, a spiritual and conceptual space. Okay. वो कहते हैं कि उसमें जो हमारा पश्चिम जो हमारे कहते हैं ना व्यूज होते हैं, एक्चुअल जो व्यूज होते हैं हमारे, वो मोटिवेट करते हैं शास्त्रीय चीनी भूदृश्य के चित्रों को, जो उनका रियल चित्रण होता है। उनका रियल चित्रण करना नहीं है,
बल्कि जो यूरोपियन जो आर्टिस्ट हो चाहता है, उसकी आंख लेकर आप किसी भूदृश्य को किसी खास नजर से ठीक उसी तरह देखें जैसे कि उसने देखा। भाई उसको क्या लगा, उसको ये लगा कि अगर मैंने उसको बना दिया तो हो सकता है कि वो उड़ जाए, उसने उसका नजरिया था, हमारा नहीं था। वो कहते हैं ये उसका नजरिया था। अगर हम उस यूरोपियन चित्रकार की तरह देखें जैसे कि उसने फील किया, जबकि जो चीनी चित्रकार है वो केवल एक ही दृष्टिकोण नहीं चुनता, उसका भूदृश्य हूबहू नहीं होता, और आप कहीं भी उसे उसमें अंदर जा सकते हैं और फिर उसमें घूम सकते हैं। यानी कि जो आपकी आंखें आंखें के लिए एक आर्टिस्ट एक क्या बनाता है, वे बनाता है ताकि आप उसमें ऊपर नीचे घूम सको और फिर फुर्सत से रिटर्न भी हो जाओ, राइट ना। तो यह एक कहते हैं एक मामला, एक ट्रुथ है जिसे जो पेंटिंग है उसके एक हिस्से को खेलने का काम, फिर उसे लपेट कर दूसरे हिस्से में जाने से जो समय का जो टाइमिंग का जो कनेक्टिविटी होती है, जो टाइम का जो कनेक्शन होता है वो जुड़ जाता है। सेकेंडली किसी तरह की जो पेंटिंग होती है उसमें ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो दृष्टि की जो भागीदारी होती है, जो उसमें उसका पार्टिसिपेशन होता है, इसमें नेसेसरी है कि वो डिसीजन लेता है और वह उस पिक्चर में किसी चाल से किसी उससे एंटर करेगा, वहाँ वंडरिंग करेगा, और उस जो उसकी फिजिकल और जो उसकी मेंटल जो शक्तियां होती है वो उसमें नजर आती हैं, राइट। तो चीनी चित्रकार का यह नहीं चाहता कि आप उसकी आंखों से देखें, बल्कि वो यह चाहता है कि आप उसके मन में प्रवेश करें। इसमें देखिए इस पैरा में दो पेंटर्स के बारे में बात है, यूरोपियन के एक चाइनीज चाइना के में। तो यूरोपियन तो ये अगर हम आंखों देखें तो उसको एक्चुअल मानता है, वो कहता है कि मैंने बनाया तो हो सकता है वो उड़ जाए। बट जो चाइनीज है वो ये कहता है कि आप मेरी आंखों से मत देखो, आप अपनी आंखों से उसको सर्च करो, उसमें रास्ते, मैंने सिर्फ रास्ते बनाए हैं उसको आपको देखने के लिए, उसके डायमेंशंस को देखने के लिए, उसके रास्तों को देखने के लिए। आप मेरी नजर से मत देखो, आप अपनी नजर से देखो। आप उस नजर से आप उसकी आंखों से आंख से देखें कि वह, वो कहता है कि आप चाइनीज की आर्टिस्ट की आंख से देखें कि वह क्या चाहता है। वो चाहता है कि उसके आप मन में प्रवेश करें, राइट ना, उसके मन में प्रवेश करें, ना कि खाली देखकर आप हट जाए। तो भूदृश्य आंतरिक होता है, आध्यात्मिक होता है, और कैसा होता है, कॉन्सेप्चुअल स्पेस होता है, यानी वैचारिक क्षेत्र होता है। ओके, अब नेक्स्ट है आपका इसमें, this concept is expressed as sanshui, literally mountain watcher, which used together represent the word landscape more than two elements of an image. These represent two complementary poles, reflect the word landscape more the two elements of an image. These represent two complementary poles, reflecting the Taoist view of the universe. Okay, and the mountain is young, reaching vertically towards heaven, stable, warm, and dry in the sun, while the water is yin, horizontal, and resting on the earth, fluid, moist, and cool. Okay, the interaction of yin, the receptive, feminine aspect of universal energy, and its counterpart, young, active, and masculine. Okay, is of course a fundamental notion of Taoism. What is often overlooked is an essential third element, the middle void, where their interaction takes place. This can be compared with the yogic practice of pranayam, breath in, retain, breathe out. The suspension of breath is the void where meditation occurs. The middle void is essential. Nothing can happen without it. Hence the importance of the white unpainted space in Chinese landscape. Okay.
कह रही है इसमें कि आपके इस कॉन्सेप्ट जो है इसमें सेंसुई का, उसमें एक्सप्लेन किया गया है कि जिसका जो मतलब मीन होता है, जो उसका मीन है वो ये है कि किसका है, पर्वत और पानी से है, जिसे एक साथ हम यूज करके यह दृश्य का बना देते हैं, ऐसे एक इमेज, एक ऐसा एलिमेंट बना देते हैं कि उसमें चित्र के 2 से ज्यादा फैक्टर या 2 से मोर ध्रुव की तरह हम उसको यूज कर सकते हैं। उसका वो प्रतीक होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसके। जो दाओ की जो वर्ड था उसकी जो इमेजिनेशन को दर्शाती है। पर्वत यंग है जो आकाश की ओर जाते हैं। धूप में क्या है, स्थिरता, स्टेबल है धूप, राइट। एंड गर्म है और शुष्क रहती है, वो मोस्ट रहती है, कूल रहती है, राइट। एंड उसमें वो कहते हैं कि जबकि जो जल है वो चीन है, जो कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, जो अर्थ पर लेटी है, द्रव है, नीम है और नमी है, नम है यानी, और ठंडी है। चिन्ह जो ग्रहणशील वर्ड की जो पावर है उसको कैसा कैसा पहलू मानता है, नारी जाति का पहलू मानता है, ठीक है ना, उसको एंड फंडामेंटल मानता है वो उसको। और उसका जो प्रतिरूप है जो यंग यानी एक्टिव, और दूसरा क्या है, नेसेसरी, और तीसरा है उसका कि जो सेंटर में बिल्कुल जुड़, जी बिल्कुल शून्य शो होता है, बिल्कुल जीरो हो जाता है, जहां पर इसकी जो सारी एक्शंस होते हैं वो पारस्परिक होते हैं, ठीक है, कोरिलेट होते हैं जो एक दूसरे से। इसकी तुलना योग में किसमें, प्राणायाम से की जा सकती है। सांस लो, रोको और सांस छोड़ो। सांस का कैसा है, निलंबन, वही जीरो है, जो हमारी क्या होती है, मेडिटेशन होती है, राइट। और मेडिटेशन के लिए सुनना जरूरी है, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए चाइनीज में वाइट बिना पेंट किए हुए खाली जगह का महत्व है। ओके, मतलब कि वहाँ पे उसको वैल्यू देते हैं। वो कहते हैं, जैसे हम लोग प्राणायाम करते हैं उसमें जब ब्रीथ लेते हैं, ब्रीथ छोड़ते हैं, तो हम एक जब हम ब्रीथ लेते हैं तो हम शून्य में चले जाते हैं। उसके कंपेयर उन्होंने क्या, शून्य से। तो उन्होंने चाइनीज जो होते हैं वो जो लैंडस्केप जो होता है, जो जहाँ वो खाली जगह होती है उसको वो इम्पोर्टेंस देते हैं। ओके, दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स द फंडामेंटल role in that space between heaven and earth. He becomes the conduit of communication between both poles of the universe. His presence is essential, even if it's only suggested, far from being lost or oppressed by the lofty peaks. Okay, he is Francois Cheng, wonderful expression, the eye of the landscape. ओके, वो कहते हैं इसमें कि यह एक ऐसी जगह है जहाँ ह्यूमंस को उसकी एक फंडामेंटल रोल मिल जाता है। हेवन और अर्थ के बीच उसी स्थान पर यूनिवर्स के दोनों जो होल, जो पॉइंट्स होते हैं, राइट ना, जो पोल्स होते हैं, उनके बीच वर्ड का जो, उनके बीच जो कम्युनिकेशन होता है, राइट, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, जो उसका रीजन बनता है, उसकी प्रेजेंट जरूरी है। चाहे वे केवल एक सजेशन मात्र हो या फिर ऊंची जो माउंटेन की पीक जो होती है उनके बीच गुम हो जाने वाला या उनके बीच में दब जाने की बात हो, या फिर फ्रैंक कोइस चैंग की विचित्र जो उसमें स्ट्रेंज अभिव्यक्ति थी उसकी, जैसे कि भूदृश्य की आंख में हो। ओके, तो वो ये कहता है, ये सब उसमें एक उसकी मिड पॉइंट है, ठीक है। ये किसके हैं, लैंडस्केप ऑफ द सोल के, जो स्पिरिचुअली इन चाइनीज पेंटिंग, जो स्पिरिचुअलिटी पाई जाती है चाइनीज पेंटिंग में। ओके, एक बार मैं इसको आपको दोबारा से बता देती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। आपका जो ये फर्स्ट है, फर्स्ट पैराग्राफ है,
यस, जो आपका ये फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें देखिए उन्होंने क्या बताया कि इसमें एक पेंटिंग है लैंडस्केप की, जो एम्परर है जुआंग को उन्होंने डेकोरेट करवाया वॉल पर, राइट ना, जो उन्होंने मास्टर जो वो हिडन हो गया बनाते हुए स्क्रीन उसमें कर्टन के पीछे, तो एम्परर को सिर्फ क्या दिखाई दी, पेंटिंग दिखाई दी, उसने उसको बहुत एडमायर किया, राइट ना। फिर वो उसको कहता है कि मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ, जो मेन मेन चीज है वो मैं आपको उसमें रास्ता दिखाता है, कहता है मैं आपको दिखाता हूँ, एक केव के पास जाता है, वो क्लैपिंग करता है, उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे आत्मा रहती है, राइट ना। वो क्लैपिंग करता है, क्लैपिंग के बाद डोर ओपन हो जाता है, और जब डोर के अंदर वो देखते तो इतना स्प्लेंडेड कंडीशन, इतना स्प्लेंडेड पिक्चर होता है वो अंदर, इतना सुंदर दृश्य होता है, बहुत सुंदर, जिसको कहने के लिए उनके पास वर्ड्स कन्वे करने के लिए नहीं है, भले कि उनके पास वर्ड्स नहीं है कन्वे करने के लिए उस सुंदरता को। ओके, मजेस्टी को जो देखा थे वो कहता है आप यहीं रुको, जैसे वो एंटर करता है केव का जो गेट होता है वो शट हो जाता है, क्लोज हो जाता है, वो बाहर जाता है, तुरंत जो उसपे पिक्चर होती है वो भी डिसअपेयर हो जाती है, ठीक है ना, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। दूसरी स्टोरी में वो बताता है कि वहाँ पे एक क्लासिकल एजुकेशन है, कन्फ्यूशियस जुंगा जो फुलदेम दोनों हेल्प करता है उनको गाइड करने में, तो जो उनका गुरु और शिष्य हैं वो डायरेक्शन देते हैं उनको, ठीक है, कि वो अच्छा कार्य करें। ओके, तो उसमें वो क्या करता है, उनको पेंटिंग बनाने के लिए बोलते हैं, तो वो कहते हैं कि हम इस ड्रैगन की पेंटिंग नहीं बनाएंगे, क्यों, क्योंकि उसको डर है कि कहीं वो आंखें निकल के उड़ ना जाए। ओके, ये स्टोरी हो गई, उसमें रिप्रेजेंटेटिव हुआ कि वेस्टर्न पेंटिंग का रिप्रेजेंटेटिव था। फिर एक स्टोरी आती है इसमें ब्लैक स्मिथ की, एक ब्लैक स्मिथ है क्वेंटिन मेस्सी, तो वो प्यार करने लगता है एक पेंटर की डॉटर से, बट पेंटर को वो एज ए उनका जो प्रोफेशन था वो उसको लाइक नहीं करते थे, तो ऐसा सन इन लॉ नहीं चाहते थे। तो एक दिन क्वेंटिन क्या करता है, उसके पेंटर स्टूडियो में एंटर कर जाता है, और जो उसकी डेलिकेट वहाँ पर पिक्चर होती है वॉल पर, उस पर एक बी बना देता है, एक मक्खी को बना देता है, फ्लाई को, जी, उसको बना देता है। जब वो बना देता है उसको, और जब वो आता है पेंटर, तो उसको लगता है वो रियल है, तो उसको वो उस पर टैप करता है, उसको मारने के लिए मारता है, तो वो कलर सारे में फैल जाता है, तो उसको बड़ा पता चलता है कि ये तो बड़ा कलाकार है, तो उसको अपना शागिर्द बना लेता है फिर, ठीक है, एक तो ये हो गया। फिर इसमें नेक्स्ट में है जो चाइनीज है, इसमें बताया है कि जो चाइनीज स्टोरीज होती हैं वो क्या चीज देखती हैं, और जो यूरोपियन है वो क्या, यूरोपियन जो होते हैं वो ये देखते हैं कि जो पेंटिंग है वो चाहते हैं कि लोग, वो डरते हैं कि अगर मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा तो उड़ जाएगा, ठीक है, लेकिन जो चाइनीज होते हैं वो ये कहते हैं कि वो चाहते हैं, उनकी दिली इच्छा होती है कि सब लोग हमारी पेंटिंग को हमारी आंखों से देखें, और वो ये जाने कि हम क्या दिखाना चाहते हैं, वो हमारे मन में प्रवेश करें, ठीक है ना, उसके हिसाब से वो पेंटिंग्स को बनाते हैं। ओके, तो इसमें ये सारी स्टोरीज हैं, ठीक है, और फिर उन्होंने अपनी स्टोरीज में नेचर को भी डिफाइन किया है कि किस तरीके से लोग बनाते हैं, वर्टिकली बनाते हैं, हेवन को स्टिल करते हैं, उसमें इंटरेक्शन होता है, फेमिनाइन एस्पेक्ट का, यूनिवर्सल एनर्जी होती है उसमें, राइट, फंडामेंटल्स होते हैं नेशन ऑफ डाइज्म के, उसमें सस्पेंशन होता है, प्राणायाम का उन्होंने बताया है कि जैसे प्राणायाम हम सुनने में चले आते हैं, तो ऐसे जो चाइनीज होते हैं, चाइनीज पिक्चर में वो ब्लैक जो एम्प्टी स्पेस होता है उसको बहुत लाइक करते हैं वो लोग। ओके, उन्होंने इसको भी फंडामेंटल्स कहा है कि जैसे हेवन और अर्थ के बीच में जो कोरिलेट करता है, जो कम्युनिकेशन है, वो भी एक यूनिवर्स का पोल है या ध्रुव है, ठीक है, जिसमें प्रेजेंस एसेंशियल होती है, सजेस्टेड करते हैं वो लोग। इस तरीके से उन्होंने इसमें स्टोरीज, डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज को डाला है। तो फार फ्रॉम, तो वो कहते हैं कि उनकी प्रेजेंस जरूरी, ये केवल एक सजेशन मात्र हो, जो हाइट वाली जो माउंटेन की जो पीक्स होती हैं उसमें गुम हो जाना है, दबा जाने की कोई बात नहीं। तो टू फ्रैंक फोइस चैंग की जो स्ट्रेंज अभिव्यक्ति है, जैसे द आई ऑफ लैंडस्केप, उसमें भी ये सब चीजें नजर आती है, राइट। अब ये है गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट, व्हेन फ्रेंच पेंटर जीन डफेट Dubuffet who moved the concept of the art book in 1940s. The art of the untrained visionary was the minority interest. From its almost valid beginnings, outside art
has gradually become the fastest growing area of interest in contemporary art internationally. जो फ्रांसीसी चित्रकार जैन डुवोफे ने 1940 के टाइम पे जब पहली बार आर्ट बुक के थॉट को स्टार्ट किया था, उस समय जो अनट्रेन्ड स्वपन दृष्टा की जो आर्टिस्ट थे वो बहुत कम लोगों में उसका इंटरेस्ट था। तो जो आउटर आर्ट पेंटिंग थी तकरीबन क्या होती खत्म हो चुकी थी, शुरू होकर पूरे विश्व की वर्तमान कला में इंटरेस्ट उत्पन्न करती जा रही थी, राइट। This genre is described as the art of those who have no right to be artists as they have received no formal training, yet show talent and artistic insight. Their works are a stimulating contrast to a lot of mainstream offering. बताते हैं कि जो शैली होती है उन लोगों की कला कहा जाता है जिन्हें कलाकार कहलाने का अधिकार नहीं, क्योंकि कोई औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया होता उसमें। उनकी जो अपनी टैलेंट होता है वो उनका अपना प्रदर्शन करते हैं। उनकी जो कृतियां होती हैं वो इम्पोर्टेंटली बहुत सी प्रस्तुतियां जो होती है प्रेजेंटेशन होती हैं उसकी इंस्पिरेशन होती है, ठीक है। तो अराउंड द टाइम Dufour was propounding his concept in India, and untutored genius was creating paradise years ago, the little patch of jungle that he began clearing to make himself a garden sculpted with stone and recycled material is known to the world today as a rock garden at Chandigarh, है ना। वो कहते हैं डुफो जो अपना विचार अपना थॉट विचार स्टार्ट कर रहा था, लगभग उसी वक्त इंडिया के अप्रशिक्षित प्रतिभावान टैलेंटेड आदमी ने एक स्वर्ग का निर्माण कर रहा था। तो सालों पहले किसी फॉरेस्ट के टुकड़ों को साफ करके वह स्टोन्स और फिर से काम लाए हुए जो चीजें होती हैं उनका एक बगीचा बना रहा था। आज वह चंडीगढ़ के रॉक गार्डन से प्रसिद्ध है। आप लोगों ने भी देखा होगा चंडीगढ़ का रॉक गार्डन, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल place. Its 80-year-old creator director Nek Chand is now hailed as India's biggest contributor to outsider art. The fifth issue, spring 2005, Raw Vision, a UK-based magazine pioneer and outsider art publication, feature Nek Chand and his rock garden sculpture "Woman by the Waterfall" on its anniversary issues cover. जो इसके निर्माता है वो 80 वर्ष के नेकचंद। अब क्या आउटर जो पेंटिंग में भारत का सबसे बड़ा योगदान माना जाता है उनका, इंग्लैंड की जो मैगजीन थी रो विजन में उन्होंने अपना ताजा अंक इसमें 2005 वसंत के आउटर पेज पर नेकचंद और उनके झरने पर जो उन्होंने वुमेन्स की कृति को चित्रित किया है, यह पत्रिका उन्होंने उनकी आउटर की जो कला है उनकी पत्रिकाओं में वो सबसे आगे है। The notion of art book or raw art was of works that were in their raw state as regards cultural and artistic influences. Anything and everything from a tin to a sink to a broken down car cloud could be material for a work of art, right? And something Nek Chand has taken to dizzying heights, recognizing his art as outstanding testimony of the difference a single man can make when he lives his dream. The Swiss Commission of UNESCO will be honoring him by way of a European exposition of his works. The fifth 5-month interactive show, Realm of Nature, beginning October, will be held at leading museum in Switzerland, Belgium, France and Italy. The biggest reward is walking through the garden and seeing people enjoy my creation, Nek Chand says. भाई जो उनकी आर्ट थी उन कृतियों को आर्ट बुक या कच्ची कला कहा गया था, राइट ना, क्योंकि उन्होंने वेस्ट मटेरियल से चीजें बनाई थी। जो सारी चीजें थी उन्होंने वेस्ट मटेरियल से बनाई। अगर आप लोगों ने देखा होगा वहाँ चूड़ियों से जो जो चूड़ियाँ होती हैं उनसे, स्टोन से, ग्लास से, कप से जो टूट जाते हैं उन चीजों से उन्होंने वहाँ पे कला करी थी।
तो उन पर सांस जो कल्चरल और जो कलात्मक दृष्टि होती है उसमें वो कैसे रॉ मटेरियल में था। कोई डिब्बा जैसे सिंक या टूटी फूटी कार, जैसे कि हर एक जो भी थिंग थी, जो भी मटेरियल था, उससे वो बनाया हुआ था। नेक चंद ने जिसे सिर चकराने वाली ऊंचाई तक पहुंचा दिया, नेक चंद की जो ड्राइंग जो कला थी, वो इस बात का वो सर्टिफिकेट मानकर कि कोई अकेला व्यक्ति जो अपने सपनों को सच करके कितना अंतर डाल सकता है। यूनेस्को को स्विस कमीशन उसको उन्होंने सम्मानित किया, राइट ना। और उनकी कृतियों को यूरोप की जो एग्जीबिशन है उनमें रखकर 5 मंथ का यह अक्टूबर में जो उन्होंने फेयर ऑर्गेनाइज किया, एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की अक्टूबर में, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस और इटली की मुख्य जो कला थी, कला संग्रहालय में उन्होंने लगेगा उसको। मेरा सबसे बड़ा इनाम यह है कि मैं बगीचे में घूमकर लोगों को जब अपनी कृतियों को मजा लेता हुआ देखता हूँ, वो मेरा सबसे बड़ा आनंद है। ये किसने बोला? नेक चंद ने बोला। ठीक है, तो ये जो स्टोरी थी बच्चों, ये लैंडस्केप यानी उन्होंने वेस्ट मटेरियल से जो चीजें बनाई थी उसके अकॉर्डिंगली थी। जैसे नेक चंद ने हमारा एक बिल्कुल आपको एग्जाम्पल है इन चंडीगढ़, चंडीगढ़ में मिस्टर नेक चंद ने बनाया हुआ है, जिनको अवार्ड भी मिले हैं, राइट, सम्मान भी मिला है यूनेस्को की तरफ से। ओके स्टूडेंट्स, देन स्टोरियाँ कंप्लीट होती है। ओके, गुड डे।